कैश फ्लो का हमारा चैप्टर चल रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 47 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 47 आज की क्लास में करने के वाले हैं अभी 20-25 मिनट। हम कोई भी फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं कर रहे, मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है और जो मुश्किल पॉइंट्स हैं वो कवर अप करवा रहा हूं मैं। तो 47 में सबसे पहले एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। एडजस्टमेंट में क्या क्या गिवन है। नंबर 1 एडजस्टमेंट देखो क्या गिवन है। अ मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू, छोड़ दो पिछला क्वेश्चन। अब मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू, जहां पे आप फंसोगे, ठीक है जी। बुक वैल्यू गिवन है। बुक वैल्यू का मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट या डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो बुक वैल्यू का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट नहीं होता, बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू बच गई। मैं डेली बुक वैल्यू के ऊपर आप लोगों को डब्ल्यूडीवी लिखवा रहा हूं। अब पता चला आप लोग कह रहे हो कि चैप्टर बस करो, बोर हो गए या कुछ। अभी तक हमारा वो टिप्स पे आ ही नहीं रहा कि बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट का मतलब है हमने कई साल पहले जितने प्राइस पे खरीदा होगा, जबकि बुक वैल्यू का मतलब है कि डेप्रिसिएशन लग लग के आज उसकी डब्ल्यूडीवी क्या बच गई। तो पेपर में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे या तो कॉस्ट लिखा होगा या बुक वैल्यू लिखा होगा, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अपोजिट है। डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन उसमें माइनस हो चुकी है। तो ये जो 40,000 है ना जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, अगर आपको ओरिजिनल कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी का मतलब नहीं पता बुक वैल्यू का, तब आप पता है अभी क्या निकालोगे, आप कहोगे 28,000 की वैल्यू रह गई। 90% जनता जो तो क्वेश्चन देख रही है, जैसे पवन जशन जशन तो देख ही नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे, 40,000 डेप्रिसिएशन है 12,000, तो 90% जनता कहेगी वैल्यू बच गई 28,000। बस इसी बात का मतलब कहने का मतलब घाटा हुआ पड़ा है हमें, या कॉन्सेप्ट रुके हुए हमारे। बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू बची हुई है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन की ओरिजिनल कॉस्ट रही होगी 52,000 की, या तो क्वेश्चन में आपको 52,000 गिवन होता है कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है इतनी, फिर डेप्रिसिएशन 12,000, तो बाकी डब्ल्यूडीवी या बुक वैल्यू रह जाती है 40,000। देखो एग्जामिनर आपको बिल्कुल फ्री के नंबर तो नहीं देने वाला, थोड़ी सी आपकी नॉलेज टेस्ट तो करेगा। नॉलेज टेस्ट करने का तरीका क्या है कि कॉस्ट की जगह ना बच्चों को बुक वैल्यू दे दो। 80 से 90% बच्चे इसी में ही बुक वैल्यू को ना कॉस्ट समझ के 12,000 माइनस कर देते हैं, 28,000 वैल्यू, फिर 28,000 को वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6,000, वो कहते हैं 22,000 में बेचा। ये नॉर्मल मैं आपको परसेप्शंस बता रहा हूं जो बच्चे करते हैं। हमें क्या देखना है, हमें अलग देखना है कि बुक वैल्यू का मतलब है इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस है। तो सर 52,000 का क्या कोई रोल है, नहीं है कोई रोल। बस हम वैसे ही कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये मशीनरी हमने खरीदी कितने की होगी, आज से कुछ साल पहले 52,000 की, जिसके ऊपर 12,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी है और 40,000 की रह गई। अब मुझे बताओ कितने की बेची होगी। तीन बार मैंने समझा दिया, अब तो कॉन्फिडेंटली बोल लो कितने की बेची होगी। 34 की बेची होगी। बुक वैल्यू का मतलब है डेप्रिसिएशन माइनस हुई पड़ी है ऑलरेडी, तो 40 वाली चीज 6,000 के लॉस पे बेच रहे हो, यानी कि 34,000 में बेची होगी। 8% डिवेंचर्स रिडीम, तो दोनों अच्छे पॉइंट आ गए। अब प्लांट और मशीनरी के बैलेंस पे जाओ, वैसे तो स्क्रीन पे इधर ऊपर ही दिख गया। प्लांट मशीनरी का बैलेंस भी है, एक्यूमुलेटेड का बैलेंस भी है। दूसरी गलती बताता हूं बच्चे क्या करते हैं, टू बैलेंस या बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी अकाउंट का क्या क्या लेंगे बताना। 10 लाख 15 लाख लेंगे या 14 लाख 10 लाख लेंगे, मतलब ये वाले पे लेंगे या इस वाले पे लेंगे, नंबर 1 या नंबर 2। नंबर 1, क्योंकि जो ये सेकंड अप्रोच होती है ना, इसमें नेट बैलेंस को कभी कुछ नहीं करना होता। इनकेस अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन है, तो आप क्या किया करो, इसको कट कर दिया करो, बात खत्म। ये कट आप तभी कर सकते हो अगर आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस होगा। खुद कॉन्फिडेंस या कट करने का मतलब है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जब प्लांट मशीनरी और उसके बैलेंसेस दिए हों, दोनों के दिए हुए हैं, तो उसमें आप ना नेट बैलेंस को, जो इसको बोलते हैं नेट बैलेंस डेप्रिसिएशन माइनस करके, इसका कोई रोल नहीं होता इस वाले मेथड में। तो पहले कट कर दोगे तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अब मुझे इसका दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, प्लांट अकाउंट भी एक्यूमुलेटेड अकाउंट भी। करते हैं स्टार्ट। तो नंबर ये है 47 या 49, 47। अब परसों वाले बैच में स्टूडेंट ने पूछा था कैसे पता चलता है अकाउंट बनाने हैं, एडजस्टमेंट से। अभी एडजस्टमेंट क्या की दी हुई है, प्लांट मशीनरी की बेचने की दी हुई है ना, तो प्लांट मशीनरी का अकाउंट बनेगा। फिर उसके साथ देखना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो उसका अकाउंट भी बन जाएगा। तो प्लांट अकाउंट,
प्लांट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अब जिसको समझ में आ गया मेरे को थोड़ा कोई कॉन्फिडेंटली बता सकता है ओपनिंग बैलेंस क्या लिखूं? ओपनिंग बैलेंस बोलो। 10,90,000। बस मेरा एक टारगेट है कि आप लोग कभी ना कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू कर दो, तब समझ में आ जाएगा। और अभी मैंने सारा कुछ समझा भी दिया। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास बचेगा 15,20,000 का। और नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस लिख दो। ये लाइबिलिटी है तो बाय से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसमें कंफ्यूजन नहीं आती क्योंकि डेप्रिसिएशन के सामने एक ही बैलेंस है, कंफ्यूजन आती है मशीन अकाउंट में। 90,000 और है 1,20,000। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6,000। तो ये जो 12,000 आपको दिया हुआ है ना, 12,000 पता है क्या है? बेची हुई मशीन की डेप्रिसिएशन। ठीक बोला मैंने सेंटेंस? ये जो 12,000 है जो मशीन में बेच रहा हूं ना, जो बेचने लगा हूं, उसकी डेप्रिसिएशन है। तो इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहले तो चाहे आप इसी को लिख दो, इधर लिख देंगे टू मशीन अकाउंट या प्लांट अकाउंट, ब्रैकेट में वही सोल्ड मशीन की डेप्रिसिएशन। सोल्ड मशीन की डेप्रिसिएशन कितना था? ये 12,000 थी सोल्ड मशीन की। और इसी पे मैं एरो चलाता था। ट्राई किया करो, आप भी एरो चला दिया करो। पेपर में नहीं चला के आनी, लेकिन अभी मेरे को कॉन्सेप्ट सीखने हैं ना, तो ऐसे विजुलाइज हो जाता है जल्दी। तो बेची हुई मशीन की डेप्रिसिएशन लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सेकंड वाला मेथड है, दोनों अकाउंट बन रहे हैं। हमने नाम एक्यूमुलेटेड लिखा है कि प्रोविजन लिखा है? तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000। इसको कैश फ्लो में कुछ भी नहीं करते। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ आता है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो अब 52 में से 12 चले गए 40,000, वही 40,000 हमें गिवन है, लॉस पे बेचा ना। हाँ, तो लॉस आएगा बाय वाली साइड, बाय लॉस ऑन सेल 6,000। तो 40 वाली चीज 6 के घाटे पे बेची तो कितने में बेची? तो बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल 34,000 की। इन तीनों का टोटल जिसको मैंने ब्रैकेट में डाला है, देखो 52 बन रहा है। क्योंकि मुझसे जो अलग हुई है मशीनरी, 10,90,000 में से जो मशीनरी अलग हुई है वो पूरी 52,000 वाली कॉस्ट अलग हुई है। अब दोनों के आंसर निकाल लेते हैं। पहले एक्यूमुलेटेड का निकाल लेते हैं। तीन चीजें आ गई तो बाय वाली साइड करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। ये आंसर आ गया। 1,32,000। इसको जल्दी से एक बार के लिए लॉजिक बना लेते हैं। इसका क्या लॉजिक था? इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितने की थी? 90,000 की। देखना एक बार सामने, ओपनिंग डेप्रिसिएशन थी 90,000 की। उसमें से 12,000 की डेप्रिसिएशन मैं कैंसिल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो वाली मशीन बेच रहा हूं। तो जो मशीन बेच रहे हैं ना, उसकी खुद की डेप्रिसिएशन है 12,000। तो मुझे फिर उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं 90 में से 12 माइनस करूं, क्या बनता है बताओगे? 90 में से 12 माइनस करूं तो 78,000 बनता है। तो होना चाहिए था 78,000 डेप्रिसिएशन का बैलेंस, लेकिन देखो है कितना? 1,20,000। तो बाकी आपने करंट ईयर में मशीन चलाई होगी, तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन बाकी लग गई होगी। तो इसलिए ये आंसर आया करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। यही वाली जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होती है। अब क्वेश्चन में इधर देखते हैं, मेरे पास बाकी आंसर टू वाली साइड पे निकल आएगा। टू बैंक ब्रैकेट में परचेज 4,82,000। कोई और भी कंफर्म कर ले, ठीक है जी। टोटल 15 लाख 15,72,000। 20 वो था, 52 वो, हाँ 15,72,000। इसके नीचे हमने थोड़ा सा बस वो बनाना है। अच्छा, एक अकाउंट हमारा और भी रह गया। चलो इसको ना मैं यहीं पे लिखवा रहा हूं, अकाउंट नहीं बना रहे फिलहाल के लिए, मतलब कैश फ्लो नहीं बना रहे।
किस किस का क्या क्या करेंगे। 10-90 का कैश फ्लो में कुछ नहीं करते, ओपनिंग और क्लोजिंग का कुछ नहीं करते, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी कुछ नहीं करते, प्रोविजन का, और प्रोविजन के ओपनिंग क्लोजिंग का भी कुछ नहीं करते। देखो सबसे पहले तो मैंने वही कैंसिल कर दिया जिनका कुछ भी नहीं करना। दोनों अकाउंट में जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उसको कैश फ्लो में कभी कुछ नहीं करते। और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये जो मशीनरी बेची है उसकी डेप्रिसिएशन, उसका भी कुछ नहीं करते, प्रॉफिट लॉस निकालने के काम आता है, करंट ईयर की करेंगे। हाँ, अब सिंपल आते हैं, प्लांट अकाउंट के डेबिट में क्या बच रहा है 482। आप मुझे बताओ ये कहां पे जाएगा। आप लोगों ने लिखना है तो लिख देना, इन्वेस्टिंग में, हाँ इन्वेस्टिंग में लेस हो गया, ये इन्वेस्टिंग में जाके 482 लेस हो जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है। अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ, क्या क्या पेंडिंग है। हाँ, लॉस को कर देंगे ऑपरेटिंग में प्लस, नॉन कैश वाली आइटम में, क्योंकि ये पी एंड एल में माइनस हुआ होगा लॉस, तो ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। इसको कर देंगे बाय इन्वेस्टिंग में प्लस, बिल्कुल ठीक है। जो भी मशीनरी खरीदेंगे बेचेंगे वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, पैसा आएगा तो इन्वेस्टिंग में ऐड, पैसा जाएगा इन्वेस्टिंग में माइनस। बाकी क्या रह गया, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन रह गई, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगी। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। आप पता है कहां पे गलती करोगे, कहां पे फंसोगे, आप हमेशा देखो फंसोगे इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पे, मतलब जो हम भूल लेंगे बस। बाकी सारी चीजें ना रिपीटेशन में आ जाती हैं बहुत बार, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर आपको याद नहीं रखना, आपको प्लांट मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड खाली करने हैं, ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ नहीं करते, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करते, बाकी जितने भी बचे गए सबका कुछ ना कुछ करते हैं कैश फ्लो में। इसके बाद अगला पॉइंट है सेकंड एडजस्टमेंट। 8% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, रिडीम का मतलब पैसा आना के जाना, रीपेमेंट कर रहे हो ना, रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट, ऑन 1 जुलाई 2018। तो मुझे पहले डिबेंचर्स को ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नॉन करंट लाइबिलिटी में होगा, नोट नंबर 2 में मिल गया। नॉन करंट लाइबिलिटी में देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मिला आपको, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने देखो नोट नंबर 2 मिला, तो नोट नंबर 2 में डिबेंचर्स है मेरे पास। ओपनिंग डिबेंचर थे 4 लाख, क्लोजिंग है 1 लाख, ठीक है जी, 3 लाख रुपए मैंने वापस कर दिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक तो इधर देखो मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को लिखना है लिख लेना, फाइनेंसिंग में लेस कर देंगे 3 लाख। क्या आपको ये बात समझ में आती है, 4 लाख का लोन था, 1 लाख का रह गया, 3 लाख आपने बैंक को वापस कर दिया, बैंक को या जो भी डिवेंचर होल्डर्स को, तो फाइनेंसिंग में 3 लाख माइनस हो जाएगा। एक ट्रीटमेंट हो गई, अब रहेगी इसकी 2 ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक तो यही फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा, आप ऐसे समझ लो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी चल रही है सामने, आप ऐसे समझ लो ये सामने फाइनेंसिंग एक्टिविटी चल रही है, तो एक तो मैंने डिबेंचर की रीपेमेंट को माइनस कर दिया, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसका इंटरेस्ट भी माइनस करो, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये मुश्किल नहीं है कि ये यहाँ पे माइनस होगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मुश्किल है। कैसे निकालें, टोटल 4 लाख का लोन था, दो तरीके हैं, दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूं कौन सा करवाऊं। 3 लाख पे गलत, 3 लाख पे, देखो ऐसे कर लेते हैं, 4 लाख का लोन, 4 लाख का लोन स्टार्टिंग में था ना, रिडीम की डेट बताना एक बार, 1 जुलाई, तो देखा जाए 30 जून बोलते हैं इसको हम, 1 जुलाई को 30 यानी कि पहले तीन महीने मुझे 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करने, 4 लाख का 8% इंटू 3/12, 4×8 = 32, 8,000 होएगा। अब 30 जुलाई के बाद, 30 जून के बाद, सॉरी 30 जून के बाद मैंने 3 लाख तो वापस कर दिया, अब 1 लाख रह गया, तो 1 लाख के ऊपर 9 मंथ्स, 3 महीने का पूरे 4 लाख के ऊपर लगेगा, मतलब हमने लोन ले रखा है यार, 4 लाख का लोन हमने सिर्फ 3 महीने के लिए लिया था, तो जो सामने वाला बंदा है वो 4 लाख के ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट मांग सकता है। 3 लाख मैंने रीपे कर दिया, बाकी रह गया 1 लाख, अब वो मैं कितना यूज कर रहा हूं, 9 महीने, ये बताना, तो टोटल आ जाएगा 14,000, बुक में देखना आता है 14, ठीक है।
तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेक करना सॉल्यूशन में ठीक किया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश वाले में आ रहा होगा। ओ माय गॉड, ये तो क्लोल हो चुकी है जी सर। वजह ये है कि ऑपरेटिंग का इन्होंने आंसर ही निकाल के दे दिया, कहीं पे ढूंढना। फर्स्ट पॉइंट में कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लो जी 18,000। खैर हमारा पर्पस क्वेश्चन पूरा करना तो था ही नहीं, सबसे पहली बड़ी बात। और अगर आपकी जगह मैं होता ना, मैं भी ये वाली ना पहली लाइनें हम ना फर्स्ट पैराग्राफ नहीं रीड करते, याद रखना। ज्यादातर हम रीड करते हैं बैलेंस शीट से एडजस्टमेंट या एंड में। हम फर्स्ट पैराग्राफ में यही सोच लेते हैं कि ये दिया हुआ है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ दिस दिस कंपनी 31 मार्च 22 और 23 की। तो ये देख लो, एक हमें और सीख मिल गई। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी खैर हमें बनानी नहीं, लेकिन हमने कर लिया, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन में जो जो ट्रीटमेंट बता रहा हूं मुझे वो बताना। पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे आ जाओ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने है नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। अभी अभी ना विदाउट रिकॉर्डिंग में मैंने आपको इलस्ट्रेशन 35 36 करवाए थे, उसमें टैक्स पेड और टैक्स मेड एडजस्टमेंट में गिवन थे ना, तब एजम्पशन नहीं माननी। यहाँ पे एडजस्टमेंट में मेरे को टैक्स कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैं किसको ओपनिंग मानूंगा किसको क्लोजिंग। खैर ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया हुआ है, पेड किसको मानूंगा और मेड किसको। इसको पेड मानते हैं और इसको मेड। ये ऑपरेटिंग में जाके प्लस हो जाएगा ऊपर और पेड वाला माइनस हो जाएगा। ये हमने बहुत बार किया हुआ है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन। इसके बाद आप आओ इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट बताओ मुझे कितना बन रहा है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऑपरेटिंग में कैसे, अरे ऑपरेटिंग का प्रॉफिट अगर क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा 40,000 से 50,000 हो गया, 10,000 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पिछले साल प्रॉफिट था 40,000, इस साल है 50,000, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा 10,000 से। 48 पे आएंगे, टैक्स का अकाउंट बनाएंगे 48 पे। इस क्वेश्चन में टैक्स के बारे में अलग से कुछ नहीं गिवन था, 48 का टैक्स अकाउंट बनाना है। 48 में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है टैक्स पेड। अब जब क्वेश्चन में टैक्स पेड अलग से गिवन है, तब आप भाई साहब हैं, चल बना फिर। अब इस क्वेश्चन में टैक्स पेड गिवन है ना, तो इसके टैक्स पेड का ये दिया हुआ है नोट नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्स। पिछले क्वेश्चन में हमने ओपनिंग को पेड मान लिया था क्योंकि अलग से इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो यहां पे अलग से इंफॉर्मेशन गिवन है 48, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो इससे बाय वाली साइड से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बोलो ओपनिंग टैक्स बोलो। 1,75,000, 1,75,000 ओपनिंग है। टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग टैक्स कितने, 2 लाख रुपए का। और अब ये देखो बाहर एडजस्टमेंट में देखो मैंने कितना टैक्स पे कर दिया। इसकी जर्नल एंट्री अगर मेरे को करनी हो ना, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बताना कितना पेड है। 1,50,000 पेड है, तो टैक्स के डेबिट में आ रहा है ना, देखो टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टैक्स के डेबिट में हम क्या लिख देंगे, टू बैंक ब्रैकेट में टैक्स पेड। तो बाय वाली साइड आंसर निकल आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल मतलब पी एंड एल अकाउंट, तो ब्रैकेट में टैक्स मेड। स्टार्टिंग में देखो मैंने गवर्नमेंट को कितना पैसा देना था, 175। देखना एक बार लॉजिक देखें इसका, गवर्नमेंट को मैंने स्टार्टिंग में कितना पैसा देना है, 1,75,000, और आपने पे कितना किया है 150, तो 25,000 तो पिछला बकाया रह गया। और गवर्नमेंट कह रही है अब हमने आपसे टोटल लेना है 2 लाख, जिसमें से 25,000 पिछला है, तो नया टैक्स कितने का बना होगा, 175 का। ये वो है। अब इसको करेंगे क्या, पेड वाले को माइनस कर देंगे, मेड वाले को प्लस कर देंगे। इसी क्वेश्चन में ये यहां तक ठीक है, आ गया समझ। इसी क्वेश्चन की एक एडजस्टमेंट हमने सीखनी है। प्रॉफिट बताओ मुझे इस क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां से स्टार्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है नोट नंबर 1 में। बताओ मुझे, -1 से 4 लाख का सफर तय किया,
5 लाख का प्रॉफिट। इशू चेस्ट नहीं समझ में आया। प्रॉफिट दिख गया पहले आपको, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, मतलब दिस इज योर प्रॉफिट। पिछले साल में माइनस में था, दिख रहा है आपको, पिछले साल में माइनस में था 1 लाख, इस साल में पॉजिटिव में हूं 5 लाख, सॉरी 4 लाख। तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा कमाया होगा, 5 लाख कमाया होगा, जिसमें से 1 लाख पिछला कवर कर दिया लॉस और 4 लाख मेरे पास रह भी गया। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा ये वाला 5 लाख से। सॉल्यूशन में देखते हैं जी, सॉल्यूशन में ना पूरे क्वेश्चन के बाद में होगा, कैश फ्लो के बाद में। ये देखो ये आया हुआ है 5 लाख, ये वर्किंग नोट में बना देते हैं। जो हम 4 चीजें ऐड नहीं करते स्टार्टिंग में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 4 चीजें ऐड करते हैं ना, टैक्स मेड, रिजर्व, डिविडेंड, ये लोग वर्किंग नोट में बना देते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस इन्होंने लिख दिया -1 लाख, ठीक है, और 4 लाख का डिफरेंस 5 लाख। तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 5 लाख से, और इसमें ऐड कर दो टैक्स मेड और डिविडेंड वगैरह जो भी है। गुडविल का बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना है। गुडविल आपको मिलेगी पीपीई में, इंटेंजिबल एसेट में। तो नोट नंबर 6 में है, नोट नंबर 6 में जाते हैं, कुछ और है आइटम। गुडविल 58 से 46 हो गई, कितनी कम हो गई है, 12,000। तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके प्लस हो जाएगी। कौन से वाले हेडिंग में होती थी ये, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग वाले में होती थी ये गुडविल, वो है आपकी। अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट, इसका बताओ नोट नंबर 5 का क्या करेंगे। लेट्स कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, देखते हैं जी। इसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट तो कुछ नहीं दी हुई ना सेल परचेज की, यहाँ पे एडजस्टमेंट कुछ नहीं दी हुई, तो इसका कोई अकाउंट नहीं बनेगा। पिछले क्वेश्चन में मशीन को हम बेच रहे थे 40 वाले को 6,000 पे कम पे, तो उसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। यहाँ पे कह रहे हैं भाई 1642 की या 24 की हो गई, 2 लाख की 4 लाख की होगी। तो अगर कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, ठीक है, बार बार जब भी ये आए इसको पहले तो कट कर दो यार, आधी टेंशन आपकी ना यहां से खत्म हो जाएगी। अब देखो मशीन कितने की थी ओरिजिनल, 16 लाख कुछ की, अब कितने की है, 24 लाख की, बाकी 7,58,000 की आपने परचेज कर ली होगी। बढ़ने का, क्योंकि ये जो आपके पास है ना, ये सेकंड अप्रोच है। सेकंड अप्रोच में जो ग्रोथ अप्रोच होती है, इसमें हम ओरिजिनल टू ओरिजिनल वैल्यू दिखाते हैं। यानी कि मैंने कभी भी जिंदगी में खरीदी होगी, चाहे 10 साल पहले भी, 16,42,000 की खरीदी होगी। आज की डेट में मेरे पास 16,42 को मिला के और टोटल कितने की है, 24 लाख की। तो ड्यूरिंग द ईयर ही बढ़ी है ना बाकी, तो कहां जाएगी ये बताना। इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में लेस हो जाएगा, कितना बोला था, 7,58,000 इन्वेस्टिंग में लेस हो जाएगा। पहला पॉइंट खत्म हुआ है। अब डेप्रिसिएशन पे आ जाओ, इसके नीचे स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन कितनी थी, अब कितनी है, तो ड्यूरिंग द ईयर बाकी 2 लाख और बढ़ गई। तो ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है, जो हो जाएगी ऑपरेटिंग में ऐड होगी, माइनस नहीं। पी एंड एल अकाउंट में जाते हुए माइनस हुई थी, जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं स्टार्टिंग में वहां पे माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, ऑपरेटिंग में उसको रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट का बताओ इसी क्वेश्चन में, इसी के ऊपर होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। एक आ रहा है आंसर फाइनेंसिंग में ऐड, बट आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड। एक आ रहा है आंसर फाइनेंसिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में ही बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया मेरा, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म लोन। तो लोन वाली सारी चीजें आती हैं फाइनेंसिंग में। तो 1 लाख से 2,40,000 हो गया, तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितने का लोन लिया है, 1,40 का। इस क्वेश्चन का मुझे ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश और नेट इंक्रीज डिक्रीज निकाल के दिखाओ। कैसे निकालते थे याद है, तीनों एक्टिविटी का ये आंसर आता था, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश। इसमें ऐड क्या करते हैं, ये पता लग रहा है, ये क्वेश्चन का सबसे आखिरी स्टेप कर रहे हैं हम। ओपनिंग कैश ऐड कर दोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। ओपनिंग कैश कितना है मेरे पास, ओपनिंग कैश में मेरे पास देखना 2 चीजें गिवन है, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक। तो 1,20,000 करंट इन्वेस्टमेंट है
1,20,000 कैश है, तो ओपनिंग कैश मेरे पास है 2,40,000। क्लोजिंग कैश बताना, दोनों को ऐड करके बता रहे हो, तो क्लोजिंग कैश है 3,80,000। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? 2,40 से 3,80 हो गया, इंक्रीज हो गया कितने का? 1,40। 49, ये क्वेश्चन फंसाएगा अब आपको। 49 देखो, उसका टैक्स वाला पॉइंट फंसाएगा। 49 में ना पूरी बैलेंस शीट नहीं गिवन। ये क्वेश्चन ना हमने स्टार्टिंग में किए थे, जहां पे इंफॉर्मेशन गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग की, बैलेंस शीट गिवन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को पहले देख लो, आपको किसी के ये वाले क्वेश्चन में टैक्स के बैलेंसेस दिख रहे हैं कहीं पे? टैक्स का नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है पड़ा, है ना, गुडविल का है पड़ा। अब इसमें एडजस्टमेंट में देखो टैक्स के बारे में, हाँ टैक्स पेड गिवन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने वाले हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने वाले हैं इस क्वेश्चन का सिर्फ। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्टार्टिंग में हम लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट से। सबसे पहली लाइन में प्रॉफिट ही दिया हुआ है, अगर आप देखोगे। मुझे बताओ मैंने ठीक लिखा है या मैंने उल्टा लिख दिया है? -20,000 लिखा है मैंने। नहीं, मतलब प्रेजेंटेशन नहीं मैं कह रहा, वैसे देखो -20 आएगा या +20, क्योंकि 1,00,000 से 80,000 हुआ है, ठीक है जी। अब मुझे एडजस्टमेंट्स खत्म करनी है, एडजस्टमेंट्स खत्म करनी है। सबसे पहले एडजस्टमेंट मैं देखता हूं क्या किया है, प्लांट की बाद में करता हूं फिलहाल के लिए। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो पेड है। मेड मुझे क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा, और कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है। अभी पीछे 2 क्वेश्चन करके आए हैं, जहां पे पहले तो क्वेश्चन साइलेंट था, तो हमने ओपनिंग को पेड माना था, क्लोजिंग को मेड। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन किया है, उसमें हमने अकाउंट बनाया, पेड गिवन था, तो मेड आ गया था 175। इसमें भाई साहब कोई बैलेंसेस नहीं गिवन, तो टैक्स पेड है। इसी टैक्स को मेड भी मानेंगे, पेड भी मानेंगे। पहले देखो इसमें मेरे पास ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस है टैक्स के, अगर होते तो मैं ओपनिंग को पेड, क्लोजिंग को मेड मान लेता था, या फिर पेड को लिख के मेड की कैलकुलेशन कर लेता था। अब जब मेरे पास अकाउंट बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, तो इसका मतलब ये है, ये आपका गवर्नमेंट के साथ कैश सिस्टम चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मॉल में जाते हो कुछ खरीदने, वहां पे आपका उधार नहीं चलती ना, मतलब जितना आपका बिल बना वो आप पे कर देते हो। तो ये टैक्स पेड सिर्फ 30,000 है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो इसका मतलब यही है, जितना आपका टैक्स बना होगा, टैक्स मेड, आपने साथ के साथ पे कर दिया होगा, आप उधार ही नहीं चला रहे गवर्नमेंट के साथ। मतलब आप ये नहीं कह सकते पे कर दिया, भाई पहले तो बना होगा ना, मेड तो हुआ होगा। अब मेड निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो क्वेश्चन में मुझे बैलेंसेस दिए हो, तो नहीं दिए हुए तो मुझे यही सोचना पड़ेगा कि ये जो मेरा टैक्स पेड है ना, ये दोनों जगह आएगा। यही मेरा टैक्स मेड था, यही मैंने साथ के साथ पे कर दिया, मैंने बैलेंस कोई खड़ाया ही नहीं, इसलिए मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है ही नहीं। सिंपल, हर साल का जितना टैक्स बनता है ना, आप साथ साथ पे कर देते हो। तो इसके साथ में लिख दो, दिस इज एडजस्टमेंट में लिखो यहां पे, यही टैक्स मेड है, सिंपल लॉजिक, यही टैक्स मेड है, सिंपल लॉजिक। जितना टैक्स बनता है हर साल, जितना टैक्स हर साल बनता है, साथ के साथ, पता नहीं आप लिख पाओगे कि नहीं, साथ के साथ जितना टैक्स हर साल बनता है उतना हम पे कर देते हैं इमीडिएटली, उतना उतना हम पे कर देते हैं हर साल। मैं समझ गया ना यार, अपनी अंग्रेजी बनानी है बना लो, जितना टैक्स बनता है उतना ही टैक्स हम पे कर देते हैं। मुझे नोट्स हमेशा ऐसे देसी लैंग्वेज में लिखवाने पसंद है, ज्यादा जल्दी स्टक होते हैं माइंड में। हाँ इमीडिएटली। तो अब इसको करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड कर दो जी टैक्स मेड। तो टैक्स मेड मेरा कितना बनेगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में मेरा टैक्स बन रहा है 30,000,
आखिरी में जाके फिर टैक्स पेड कहीं पे आएगा माइनस, पता है कहां पे आता था, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जितना भी बन के आएगा उसमें से टैक्स पेड माइनस कर देंगे, यही का यही है कितना 30,000। अब इसमें ऐड टैक्स मेड है। पॉइंट नंबर 3 पे आओ, इंटरिम डिविडेंड, ये भी ऊपर ही ऐड हो जाता था। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड है 18,000। और होता था प्रपोज डिविडेंड, क्वेश्चन में ढूंढो प्रपोज डिविडेंड दिखता है कहीं पे। और एक चौथी चीज क्या होती थी, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व भी मेरे पास नहीं है, किधर है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, डन। ये ट्रांसफर टू रिजर्व है पड़ा भाई, सिर्फ जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, 50 से 80 हो गया तो 30,000 ट्रांसफर हो गया। तो ये चार चीजों में से बड़े दिनों के बाद है जब तीन चीजें इकट्ठे दे दी गई। ऐड कर दो ट्रांसफर टू रिजर्व। अगले क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रिजर्व में वैल्यू कितनी बन रही है, ये सिर्फ डिफरेंस ले रहे हो ना 30,000, तो क्वेश्चन में आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 58,000 प्लस का, 58,000 प्लस का। इसमें हम ऐड कर देते थे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ऐड लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लिए मुझे फिर से प्लांट अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक काम करो, प्लांट अकाउंट आप मत बनाओ, आप लोग इधर सामने बोर्ड पे देख लो, हम वहां से आइटम्स लिख लेंगे। प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बताओ जल्दी से, प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताओ। प्लांट मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है पड़ा। तो यानी कि यहाँ पे हमें प्लांट कॉस्टिंग 60,000, हैविंग बुक वैल्यू 36,000, मतलब इसकी अब देखा आपने शब्द क्या दिया हुआ है, कॉस्टिंग दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कॉस्टिंग, अब हमें माइनस करना है। बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, इसमें से माइनस करना है। तो 60 में से 36 गए 24,000, तो 24,000 मेरे पास आ गई बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू आ गई 24,000, उसको कितने में बेचा, अच्छा ये डेप्रिसिएशन हो गई मतलब, हाँ ये भी ठीक है, पॉइंट गलत कर रहा था मैं। प्लांट कॉस्टिंग 60,000, हैविंग बुक वैल्यू 36,000, इसकी बुक वैल्यू है, यानी कि कितनी डेप्रिसिएशन हमने माइनस की होगी 24,000, वो सोल्ड फॉर 40,000, तो प्रॉफिट आएगा 4,000, प्रॉफिट आएगा 4,000 का। तो यहां पे माइनस हो जाएगा प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट माइनस हो जाएगा 4,000 का। अब इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे यार, लगाओ थोड़ा दिमाग, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं इस क्वेश्चन में। बाय बैलेंस दिया हुआ है, ब्रोड डाउन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का देखो बैलेंस दिया हुआ है, दिखता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, थर्ड लास्ट पे देखो, हाँ 82,000 ये आ गया, 82,000 ये आ गया, 1,00,000 ये आ गया। अब जो 24,000 था तो हम इसको ऐसे लिखते थे टू मशीन अकाउंट, सोल्ड मशीन की डेप्रिसिएशन तो मुझे गिवन ही है ना, अभी अभी देखी थी। जो भी मशीनरी मैं बेच रहा हूं 60,000 वाली मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 36,000 है, तो यानी कि उस सोल्ड मशीन की डेप्रिसिएशन हुई 24,000। आपको देखो, आपको ये समझ में आया 24,000 कहां से लिखा हमने। जो मशीन मैं बेच रहा हूं आज 60,000 की ली थी, आज वह वो 36,000 की, तो उसके ऊपर 24,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी है। तो इसी 24,000 को हम ऊपर भी पहुंचा देते थे एरो डाल के, तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन यहां से निकल आएगी बाय पी एंड एल अकाउंट,
करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना बनता है ये? देखो जी, आया समझ गया? नहीं मतलब नया पॉइंट तो खैर नहीं आया, इसमें भी नया पॉइंट टैक्स वाला था, ये वाला नहीं है। तो अब मुझे 42,000 पता है क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि मेरे को यहाँ पे करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड करनी होती है, ऐड करंट ईयर डेप्रिसिएशन, इसके लिए मुझे बनाना पड़ा ये अकाउंट। और लॉस मैंने, प्रॉफिट को मैंने पहले ही लिख दिया। बाकी जो परचेज और सेल होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी। ठीक, तीनों एडजस्टमेंट हो गई। नहीं बस नहीं, जाओ।